Welcome back to biology class, and in this class we are going to talk about the useful and harmful effect of genetic engineering. हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखा था और जेनेटिक इंजीनियरिंग की भी बात करी थी हमने, जिसमें हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हम जीन को या जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करके एक फॉरेन डीएनए के साथ उसका रिकॉम्बिनेशन करा के एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। और इस टेक्निक में हमको एक ऐसी यूज़फुल वैरायटी मिलती है, ऐसा यूज़फुल प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने प्लांट और एनिमल में, और एक अच्छी वैरायटीज़ या एक हाई यील्डिंग वैरायटी या कुछ ऐसी हम वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल रहती है। तो यूज़फुल तो रहती है, साथ में कुछ हार्मफुल एक्टिविटी भी रहती है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का या हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जहाँ पे यूज़ है वहाँ पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है। तो सबसे पहले हम इसका यूज़फुल इफेक्ट देखेंगे, फिर देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट। तो आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यूज़फुल और हार्मफुल इफेक्ट देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट यूज़फुल इफेक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्रियल यूजेस क्या हो सकता है? ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हमको मिलते हैं, ऐसे सब्सटेंस हम ऑब्टेन करते हैं या तैयार करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस सच एज विटामिन्स है, हार्मोन्स है, कुछ एंटीबायोटिक भी हम बनाते हैं माइक्रोब्स का यूज़ करके। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस सच एज विटामिन, हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस तैयार करते हैं। ठीक है, और इसका फिर हम यूज़ करते हैं। तो ये एक यूज़फुल एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि इससे हम ऐसे सब्सटेंस तैयार कर रहे हैं जो हमको काफ़ी कॉस्टली या इजीली नहीं मिल पा रहे हैं या तैयार नहीं हो पा रहे, तो हम इस टेक्निक के थ्रू तैयार करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। हम ऐसे बहुत सारे डिसीज को क्योर कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, उसको रूटलेस कर सकते हैं या कुछ ऐसे वैक्सीन तैयार कर लेते हैं, हम एंटीबायोटिक्स तैयार कर लेते हैं, है ना, माइक्रोब्स के थ्रू। और इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, उस डिसीज से हम क्योर अपने आप को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू क्योर सेवरल जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और इस तरह के और भी कई तरह के जो जेनेटिक डिसऑर्डर रहते हैं उससे भी हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक, क्योंकि इसमें जीन को या जो हमारे जेनेटिक मटेरियल आते हैं उनकी हेड पर अल्टर किया जाता है और एक नया कॉम्बिनेशन का डीएनए तैयार करते हैं। ठीक है, तो डिसीज से हम अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है यूज इन एग्रीकल्चर। अच्छी वैरायटी की हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को या अच्छी प्रोडक्टिविटी हम क्रॉप के या एग्रीकल्चर फील्ड में कर सकते हैं। तो फूड प्रोडक्शन में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट। इस मेथड के थ्रू या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी को डेवलप करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यूज इन एग्रीकल्चर। इसमें चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ठीक है, चेंज इन स्ट्रक्चर, जीन के स्ट्रक्चर में, क्योंकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर रहे हैं तो नया जीन तैयार होगा, नया स्ट्रक्चर उसका होगा और उसका एक्सप्रेशन भी अलग रहेगा। वो कैरेक्टर भी चेंज हो जाएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के या जो भी हम जिसमें भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन। नेक्स्ट है टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। है ना, इसके हमने कुछ स्टेप भी देखे थे, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इस चूंकि हम जीन का या जेनेटिक मटेरियल का अल्टरनेशन कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेस आएगी इससे, है ना। तो टू डेवलप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम इस मेथड के थ्रू तैयार करते हैं। टू रिप्लेस डिस्टर्ब एंड डेंजरस जीन। जो डिस्टर्ब या जो ऐसे जीन हैं जो हमको हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, डेंजरस जीन को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव वैक्सीन। है ना, जो हमको काफ़ी महंगी जो वैक्सीन मिलती है उसको हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव या मोर इफेक्टिव वैक्सीन को तैयार करते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप वेरियस स्पीसीज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड क्रॉप।
है ना। हम इससे बहुत एक अलग वैरायटी की नई स्पीसीज डेवलप कर सकते हैं, नई वैरायटी या डिफरेंट टाइप की वैरायटी या स्पीसीज को डेवलप कर सकते हैं किसकी, एनिमल और प्लांट की। तो इस तरह से बहुत सारे यूजफुल एक्टिविटीज़ हैं किसकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, एग्रीकल्चर फील्ड में, डिसीज को प्रोटेक्ट करने फील्ड में, क्रॉप प्रोडक्शन एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, विटामिन, है ना। तो इस तरह से हम एक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या क्रॉप को तैयार कर सकते हैं, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। तो ये था यूजफुल इफेक्ट। अब देखते हैं हम हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसका, ठीक है। ये क्या था यूजफुल इफेक्ट, हम देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नॉर्मल हार्मलेस बैक्टीरिया कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर कॉजिंग फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल हार्मलेस बैक्टीरिया कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर कॉजिंग फॉर्म। कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया जो रहते हैं वो कैंसर कॉजिंग बैक्टीरिया बन सकते हैं, हमको कैंसर हमको कॉज कर सकते हैं, कैंसर कॉजिंग बैक्टीरिया फॉर्म में वो चेंज हो सकते हैं। सेकेंड, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इट इज क्वाइट पॉसिबल टू ऑब्टेन सुपर वायरस फॉर विच वी माइट हैव नो डिफेंस। इस प्रोसेस में कुछ ऐसे हार्मफुल वायरस भी तैयार हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट हमारे पास कोई डिफेंस नहीं होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कुछ अच्छा करने जा रहे हैं हम और कुछ ऐसी चीज़ तैयार हो जाती है जो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है ना, आ रहा समझ में। तो ये हो सकता है कुछ ऐसे वायरस तैयार हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट हमारे पास कोई भी डिफेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है बाय द यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA द बैक्टीरिया में बी मेड रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, है ना। हम जो एंटीबायोटिक्स तैयार कर रहे हैं या वैक्सीन तैयार कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस मेथड का यूज़ करके बैक्टीरिया जो रहते हैं वो इस तरह से एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट पावर उनमें डेवलप हो सकता है, तो फिर उन एंटीबायोटिक्स का हमारे ऊपर इफेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ यूजफुल एक्टिविटी साथ कुछ हार्मफुल एक्टिविटी भी यहाँ पे देखने मिलती है या हार्मफुल इफेक्ट भी यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का है। इस तरह से इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग तैयार करना है। उसके बाद फिर एक हम आगे पढ़ने वाले हैं PCR के बारे में। PCR टेक्निक के थ्रू हम उसकी चेन मतलब उसकी कई कॉपी बनाते हैं जिसको हम PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे बहुत सारे उसके मल्टीपल बिलियंस ऑफ कॉपी उसके तैयार करेंगे, जो भी हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बना है, रिकॉम्बिनेंट DNA बना है या जो वैक्सीन बनी है, ठीक है। तो DNA की जो हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA रहता है उसकी मल्टीपल कॉपी बिलियंस ऑफ कॉपी हम तैयार कर सकते हैं PCR टेक्निक के थ्रू, ठीक है। जीन क्लोनिंग भी आपको करना है। जीन क्लोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम जीन की ऐसे जो यूजफुल जो जीन है उसकी कई कॉपीज तैयार करते हैं, तो उसका भी हम GMO जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार कर सकते हैं, उसमें हमको यूजफुल हो सकते हैं वैक्सीन्स में, एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इस तरह से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट DNA यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन जरूर आता है, अक्सर आता है इस चैप्टर से। पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, उसकी यूजफुल और हार्मफुल एक्टिविटी, और रिकॉम्बिनेंट DNA क्या है और उसकी जो पूरी प्रोसेस अपन ने जो पढ़ी है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA है ना या बायोटेक्नोलॉजी के, वो सब देखिएगा। फिर हमने एक बेसिक स्टेप्स ऑफ GMO देखा है, वो भी आप तैयार करिएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है जीन क्लोनिंग का, ठीक है। यदि आपको जीन क्लोनिंग आता है तो भी आप क्या बताएंगे, जीन क्लोनिंग का यदि क्वेश्चन बनता है तो जीन क्लोनिंग में भी आप ये बताएंगे इट इज़ अ मेथड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन दिस मेथड वी यूज restriction endonuclease enzyme and by this method we obtain billions of copies of रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। तो एक नए DNA या रिकॉम्बिनेंट DNA की बहुत सारी कॉपी तैयार कर लेते हैं आप, इसलिए इसको जीन क्लोनिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जीन क्लोनिंग के थ्रू हमने जो अभी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पूरी जो देखी है, जिसमें हम एक नया एक जीन तैयार कर रहे हैं, एक नया DNA तैयार कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है फिर हम एक PCR टेक्निक भी यूज़ करते हैं जिसमें हम मल्टीपल कॉपी तैयार कर लेते हैं। तो इस पूरी मेथड में जीन की हम एक कई कॉपी तैयार करते हैं, जीन क्लोन करते हैं, और इसका भी यदि ये तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, और डेफिनेशन के बाद आप इसका यदि एप्लीकेशन यदि पूछा जाता है, यदि इसका जीन क्लोनिंग का एप्लीकेशन पूछा जाता है
तो एप्लीकेशन में आप वही से बताएंगे, मेडिसिन की प्रिपरेशन में, एंटीबायोटिक की प्रिपरेशन में, वैक्सीन की प्रिपरेशन में, ठीक है। और क्या बता सकते हैं आप, यूजेनिक्स में भी इसका यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो यूजेनिक्स में, मेडिसिन की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, डिसीज से क्योर करने में, और हाई यील्डिंग वैरायटी के क्रॉप और मेडिसिन क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और क्रॉप को तैयार करने में इसका एप्लीकेशन या यूजेस हो सकता है, ठीक है। तो जो हम यूजेस उसमें बताते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो यूजेस हम इसका एप्लीकेशन इसमें बताते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन क्लोनिंग पे यदि क्वेश्चन बनता है, तीनों में आंसर आपको एक ही लिखना है, क्योंकि जीन क्लोनिंग भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है और इसमें हम एक नई ऐसी कॉपी तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो कि एक हाई यील्डिंग वैरायटी वाला है या यूजफुल वैरायटी वाला है, और इसकी हम मल्टीपल कॉपी पीसीआर के थ्रू तैयार करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू, और जो इनका यूजेस है वही यूजेस यहाँ पे लिखना है। ये तीनों क्वेश्चन यदि बनते हैं जीन क्लोनिंग पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे, इनका एप्लीकेशन आता है, मेथड आती है, तीनों में एक ही चीज़ लगभग लिखनी है आपको, ठीक है। और आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि तीनों में एक ही काम हो रहा है, ठीक है, कॉमन मैटर। तो ये आपको तैयार करना है जीन क्लोनिंग भी और इसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो अलग से कुछ भी नहीं करना, वही सब बातें लिखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं, इसको तैयार करिए आप, और मिलते हैं हम नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। पीसीआर वगैरह देखना है और भी जो भी है वो देखेंगे आप, और फिर ये चैप्टर फिनिश करना है ना। और मैं इसके फिर क्वेश्चन आंसर और कुछ नोट्स वगैरह आपको बीच बीच में देते ही रहता हूँ, तो उसको आपको तैयार करना है अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके तैयार होते हैं, ठीक है। थैंक यू।